अस्सलाम वालेकुम। आज की यह वीडियो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान मेरी बहन सारा दर्द से चीख रही थी। जब मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने की कहती, वह खौफ से इनकार कर देती। जब वह बेहोश हो गई तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसने हमल ज़ाया करने की दवा खाई है। मैं पत्थर हो गई। मैंने गुस्से से सारा से पूछा कि इतनी सी उम्र में किसके साथ ये सब किया, पर वह तड़प के रोने लगी। उसके जिस्म पर गहरे निशान भी थे। मैं परेशान थी क्योंकि सारा तो कहीं बाहर भी न जाती थी, न घर में कोई मर्द था, पर सारा ने कुछ न बताया। कुछ दिन बाद रात प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो सारा बिस्तर पर न थी। किचन की लाइट जल रही थी। जब मैंने सुराख से अंदर झांका तो मेरा जिस्म लरज उठा। मैंने महसूस किया था कि मेरी छोटी बहन सारा मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका बदलता रवैया बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखें हर वक्त सूजी हुई रहतीं, लेकिन वह मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। जब भी मैं उससे कुछ पूछती, वह भागकर ताई के कमरे में चली जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तो मैंने सारा के कराहने की आवाज़ें सुनी। वह पेट पर हाथ रखे ज़मीन पर लोट-पोट हो रही थी, मगर डॉक्टर के पास जाने को तैयार न थी। जब खैरत की शिद्दत से वह बेहोश हो गई, तो मैं खुद ही उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर की बात सुन के मेरे अहसाब खता हो गए। उसने हमल ज़ाया करने की दवा खाई थी। मैं उस पर चीखने चिल्लाने लगी कि आखिर उसने इतनी सी उम्र में किसके साथ ये सब किया। मेरा नाम ईमान है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपने अम्मा, अब्बा और छोटे 2 बहन भाइयों, सारा और अदनान, के साथ लाहौर के पुराने शहर में रहती थी। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा सादी सी घरेलू खातून थी। अम्मा अब्बा ने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर पसंद की शादी की थी, इसलिए हमारा दोनों ख़ानदानों से कोई ताल्लुक़ न था और हम उनसे अलग रहते थे। हमारा बचपन दूसरे बच्चों से बहुत अलग गुज़रा था। हमारे लिए हर त्यौहार भी आम दिनों की तरह घर में ही एक दूसरे के साथ खुशियों में गुज़र जाता था। हम दूसरे बच्चों की तरह न तो ईद पर कभी अपनी नानी के घर जा सकते थे और न अपनी दादी से ईदी लेने की ज़िद लगा सकते थे। मैं चूँकि बड़ी बहन थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश मचलती थी कि मैं भी अपने रिश्तेदारों से मिलूं, उनके बारे में जानूं, लेकिन घर में कभी किसी का जिक्र तक न हुआ। अम्मा और अब्बा एक दूसरे के लिए काफ़ी थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। मेरी ये ख्वाहिश अक्सर अम्मा से बातों बातों में सामने आ जाती, लेकिन वह फ़ौरन बात बदल देती। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ छलकता था, जैसे वह माँ जी के किसी दर्द से बचने की कोशिश कर रही थीं। अब्बा तो वैसे ही खामोश तबीयत इंसान थे, मोहब्बत करने वाले, लेकिन जज्बात का इजहार कम ही करते थे। उनके चेहरे पर अक्सर एक संजीदगी की तह रहती थी, जैसे वह दुनिया से बीजार थे या फिर इस दुनिया से लाताल्लुक़ होना चाहते थे, जिसने उन्हें अपनी प्यार के बदले तन्हाई दी थी। वक्त गुजरता गया। मैं स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरी पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी रही थी, या शायद यही मेरे माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस था। हम जैसे सादे तन्हा लोगों के लिए यही छोटी मोटी कामयाबियाँ जीने का हौसला थीं। मेरी छोटी बहन सारा और भाई अदनान भी ज़हीन थे, मगर शायद मुझ में कुछ बात थी कि मैं सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा सोचने वाली थी। मुझे सब कुछ मालूम था कि किस तरह अम्मा और अब्बा अपने ख़ानदान वालों से कट के रह गए थे। इसलिए मैं चाहती थी कि किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनके आपस की रंजिशें ख़त्म हो जाएं और हम सब भी बाकी लोगों की तरह मिलजुल कर एक ही घर में रह सकें, जहां हमारे नाज नखरे उठाने के लिए हमारी भी दादी हो, हमारी भी नानी हो, जिनके घर हम हर साल छुट्टियों में जा सकें और मामा ममानी से फरमाइशें कर सकें। मगर अम्मा अब्बा तो कभी इस बारे में कोई बात करते ही नहीं थे। जब मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर था, तब मेरी जैन से मुलाकात हुई। वह मेरी ही क्लास का एक ज़हीन लड़का था, जो नोट्स बनाने में मेरी बहुत मदद किया करता था। हम दोनों की बहुत जल्द अच्छी दोस्ती हो गई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मुझे एहसास ही ना हुआ। जब तक मुझे एहसास हुआ, तब तक हम एक दूसरे के इश्क में इस बुरी तरह मुब्तला हो गए कि एक दूसरे के बिना ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।
तब मुझे अम्मा अब्बा की मोहब्बत का एहसास हुआ था कि कैसे वह दोनों किसी की भी परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ इतना खुश थे। जब जैन ने पहली बार मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्या कहने वाला था, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि वह कहे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। जब उसने इकरार मोहब्बत किया तो जैसे मेरे अंदर बरसों से रुकी हुई खुशी एक साथ बे निकली थी। वह लम्हा मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जिसमें ख्वाब और हकीकत एक हो गए थे। हमने फैसला कर लिया था कि अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए हमें अपने घर वालों को इत्मीनान में लेना होगा, लेकिन ये फैसला मेरे लिए आसान न था। मैं जानती थी कि मेरे अम्मा अब्बा ने मोहब्बत की सज़ा काटी थी और वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी भी वही रास्ता चुने जिस पर उनके कदमों के निशान अभी तक तन्हाई की धूल में दबे हुए थे। एक दिन हिम्मत करके मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि अगर कोई हमसे ये कहे कि वह हमसे मोहब्बत करता है और हमारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो क्या हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए? अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उनके किसी पुराने ज़ख्म पर किसी ने आहिस्ता से उंगली रख दी हो। उन्होंने कुछ देर खामोशी से मेरी तरफ देखा और फिर बस इतना ही कहा, सच्ची मोहब्बत करने वाले कम होते हैं और उसे निभाने वाले तो और भी कम होते हैं। मैंने उनकी खामोशी में इजाज़त तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती थीं। फिर एक दिन जैन मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे अब्बा से मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए वह हैरानी और खुशी का मला जुला लम्हा था। मैंने अम्माए अब्बा से बात करने की ठान ली। जब जैन हमारे घर आया तो वह दिन जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अम्मा ने उसे खामोशी से देखा और अब्बा ने अपनी आदत के मुताबिक कोई सवाल न किया। जैन ने जिस तरह से मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वैसे ही वह बिना किसी झिझक के अब्बा से कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे इज्जत के साथ अपने घर ले जाना चाहता है। अब्बा की नज़रें उस पर जम गईं। उन्होंने बस एक जुमला कहा, क्या तुम उसका साथ उस वक्त भी दोगे जब दुनिया तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश करेगी? जैन ने अब्बा की बात पर हाँ में सर झुका दिया था, मगर एक तवील खामोशी के बाद अब्बा ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सोचने का वक्त चाहिए। कुछ दिनों तक घर में खामोशी छाई रही। अम्मा हर बार मुझसे नज़रें चुरातीं और अब्बा अपने कमरे में किताबों के दरमियान गम रहते। फिर एक दिन अब्बा मुझसे कहने लगे कि उन्होंने दुनिया के खिलाफ जाकर अपनी मोहब्बत चुनी थी, मगर तुम जानती हो कि उसकी कीमत हमें आज तक चुकानी पड़ रही है। अगर तुम समझती हो कि ये मोहब्बत तुम्हें तन्हाई नहीं देगी, तो हम तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं। मेरे लिए वह सब कुछ किसी ख्वाब की ताबीर से कम न था। मैं अम्मा के गले लग के रो दी। मैंने पहली बार देखा कि उनकी आंखों में मेरे लिए फ़ख्र और सुकून दोनों थे। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस लम्हा था, जब मैंने जैन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया था। अम्मा अब्बा जैन से मिल के खुश थे, क्योंकि वो एक खुश अखलाक़ लड़का था। उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी थे। मगर जिस दिन वो अपने अम्मा अब्बा को हमारे घर लेकर आया, उस दिन जैसे अब्बा की आंखों के सामने उनका सारा माजी दौड़ गया, क्योंकि जैन कोई और नहीं बल्कि अब्बा के बड़े भाई का बेटा था। जैन के अब्बा ही तो मेरे अम्मा अब्बा की खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। वो तो इस हक़ में थे ही नहीं कि अब्बा अपनी बिरादरी से बाहर की किसी लड़की को अपनाए। इसलिए अब्बा ने घर ही छोड़ दिया और जैन के अब्बा जो मेरे ताया थे, उन्होंने हमसे हर तरह का नाता ख़त्म कर दिया। जब अम्मा के घर वालों को इस बारे में मालूम हुआ कि अब्बा के घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, तो उन्होंने भी अम्मा को समझाने की और उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की थी। मगर वह दोनों एक दूसरे से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए घर वालों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने का कदम उठाया था और उनसे सारी ज़िंदगी के लिए अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मगर किस्मत ने एक बार फिर मेरे अब्बा के ख़ानदान को हमारे सामने ला खड़ा किया। मुझे अपने तायाज़ाद से ही मोहब्बत हो गई थी। पहले पहल तो मुझे ये लगा था कि शायद ये सब कुछ जानने के बाद
जैन और उसके घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, क्योंकि अब्बा ने तो मुझे साफ मना कर दिया था कि वह मुझे उस घर में हरगिज़ नहीं भेजना चाहते जहां उनको कबूल किया ही नहीं गया था और उनकी खुशियों की किसी ने परवाह की थी। मगर अब की बार तो हालात कुछ और ही थे। मेरे वही ताया जिन्होंने कभी अपने भाई की खुशियों को कोई ख़ास अहमियत न दी थी, वह भला अपने बेटे की खुशियों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे। इसलिए मेरे ताया ने अब्बा से माफ़ी मांगी और वह मेरे साथ साथ अम्मा और अब्बा को भी उस घर में ले जाने के लिए तैयार हो गए जहाँ से कभी अब्बा को निकाला गया था, क्योंकि उनके लिए अपने बेटे की खुशी सबसे बढ़ के थी। मैं भी खुश हो गई और मुझे लगा कि शायद मैं ही वजह बन सकती हूँ जो अपने ख़ानदान की दुश्मनी को ख़त्म कर सके। मगर अब्बा किसी भी सूरत उस घर में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे जिस घर में अम्माओं के लिए कोई इज्जत नहीं थी। मुझे तो अब्बा के ख़ानदान वालों से मिल के बहुत खुशी हुई। मेरे साथ ही मेरे दोनों छोटे बहन भाई सारा और अदनान भी खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि वह जब भी दूसरे बच्चों को आपस में मिलता जलता देखते थे तो उनका दिल भी चाहता था कि हमारे घर में भी हमारे रिश्तेदार आए। सारा ने भी बार बार एक ही बात करनी शुरू कर दी कि हम अपने ताया के घर क्यों नहीं जा सकते। मगर अब्बा के दिल में न जाने किस बात का डर था जो वह हमें कुछ बताते भी नहीं थे और ताया के घर वापस जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। जैन ने अब्बा को हर तरह से यकीन दिलाया कि वह मेरे हवाले से उनको कभी भी मायूस नहीं करेगा, बल्कि मेरा बहुत ख्याल रखेगा। तब वह बहुत मुश्किल से उस घर में मुझे रुखसत करने के लिए तैयार हुए, मगर वह अम्मा को लेकर अभी भी उस घर में नहीं जाना चाहते थे। ताया ने भी जैसे जिद ही लगा ली थी कि वह अम्मा अब्बा को अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे। अम्मा ने भी अब्बा को समझाया था कि जब उनके भाई सारी पुरानी बातें भूलकर खुद हमें लेने आ ही गए थे, तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। वह तो हमारे बड़े थे और हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए था, इसलिए हमें उनके साथ उनके घर चले जाना चाहिए था। उस वक्त मैंने अब्बा की आंखों में एक अनजाना खौफ देखा। मुझे लगा था कि शायद उनके दिल में ये खौफ था कि जिस तरह से उनके घर वालों ने उनकी मोहब्बत को अपनाने से इनकार कर दिया था, कहीं वह मुझे भी कबूल करने से इनकार न कर दें। लेकिन जब थाया और जैन ने अब्बा को यकीन दिलाया कि वह मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे भी उस घर में वैसे ही इज्जत देंगे जिसकी मैं हकदार थी, तब अब्बा ने दिल पर पत्थर रख के उनकी बात मान ली। लेकिन अब्बा ने एक शर्त रखी कि जब मैं रुखसत होके उस घर में जाऊंगी तो मेरी शादी से कुछ अरसे के बाद ही वह उस घर में वापस आ जाएंगे। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई थीं। सब कुछ सादगी के साथ ही हो रहा था। अम्मा पुंजल दिल के साथ मेरे लिए सामान समेटती थीं। छोटी सारा और अदनान भी कभी कभी बैग में अपनी छोटी छोटी चीज़ें डाल देते थे, जैसे वह भी मेरे साथ ही जाना चाहते थे। मेरे दिल में अजीब सी कायफियत थी। मैं खुश भी थी, लेकिन एक अनजाना सा खौफ भी मुझे अपने घेरे में लिए हुआ था कि वही घर जहाँ मेरे अब्बा को कभी अपने दिल की बात कहने पर निकाल दिया गया था, मेरी ज़िंदगी का मरकज़ बनने जा रहा था। मैं जानती थी कि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता था जैसा कि कहानियों में होता है, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वक्त ने सब बदल दिया था और हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, बल्कि जैन के घर वाले भी तो इस रिश्ते के लिए राज़ी थे। शादी का दिन आया तो अब्बा की आंखें बार बार नम हो जाती थीं, मगर वह कुछ न कहते, जैसे उनके लिए बस मेरी खुशी ही अहमियत रखती थी। अम्मा ने भी उनका हाथ थाम के उनको तसल्ली दी कि बेटी अपनी जगह जा रही है और वह भी जल्द उस घर में हमारे साथ होंगे। जैन ने भी मुझसे वादा किया कि वह कभी मुझे मायूस नहीं करेगा और हर कदम पर मेरा साथ देगा। जैसे ही मैं जैन के निकाह में गई, मैंने अब्बा की तरफ देखा, मगर उनकी आंखों में वही पुराना खौफ था। उस वक्त तो मुझे अब्बा के डर की कोई वजह समझ न आई कि आखिर उनको किस बात का खौफ था। जब उन्होंने मुझे ताया के घर भेज दिया था तो उनको किस बात की परेशानी थी, मगर बहुत जल्द मुझे अब्बा के इस डर की वजह समझ में आने लगी थी। जैन और उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। ताई तो मुझसे मिलकर बेइंतहा खुश भी हुई थी। ताई तो मुझे कहने लगी कि मैं चाहती तो छोटी सारा को भी अपने साथ ही ले आती,
क्योंकि वह तो छोटी बच्ची थी, उसको तो मेरी जुदाई ने ज़रूर उदास कर दिया होगा। मगर मैं ताई को साफ इनकार कर चुकी कि वह अम्मा अब्बा के साथ ही उस घर में आएगी। जैन अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, इसलिए वह उनकी सारी जायदाद का अकेला वारिस था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता और हर रोज़ मुझे अम्मा अब्बा से मिलवाने उनके घर भी ले जाता, जबकि अम्मा अक्सर मुझे डांटने लगी थीं कि मेरा रोज़ रोज़ उनके घर जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शादी को दिन ही कितने हुए थे। इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं अपने ससुराल में दिल लगाती और उनको समझने की कोशिश करती। मगर जैन मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे अम्मा अब्बा के घर ले जाता था और जाते हुए हम सारा और अदनान के लिए बहुत सी चीज़ें लेके जाते। कई बार तो जैन का इतना मुखलिसाना और प्यार भरा रवैया देखकर मुझे ही शर्मिंदगी होती और मैं अब्बा को भी समझाती रहती कि वह ताया को गलत समझ रहे हैं। वह तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर अब्बा मेरी बात सुनकर बस उदासी से मुस्कुरा दिया करते। मुझे समझ आ ही न सका कि आखिर वह क्यों इतने खौफज़दा थे। आखिर उनको किस बात का डर था? आखिर वह ताया पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन बहुत जल्द मेरे सामने सारी हकीकत आने वाली थी। शर्त के मुताबिक मेरी और जैन की शादी के 3 महीने के बाद अम्मा अब्बा भी मेरी दोनों छोटे बहन भाइयों सारा और अदनान को लेकर ताया के घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे लिए वह दिन बहुत अच्छा था। एक बेटी के लिए भला उससे बढ़कर खुशी की और कौन सी बात हो सकती थी कि उसके माँ बाप भी उसके पास ही रहें। पहले कुछ दिनों में तो सब कुछ मुझे एक हसीन ख्वाब सा लगा था। ताया खुद मेरे लिए दोपहर का खाना रखते थे। ताई भी हर वक्त मेरे साथ बैठी रहती थीं और मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करती रहती थी। वह सब मुझे ऐसे घुल मिल गए थे जैसे बरसों से मुझे जानते थे। मगर वक्त के साथ कुछ चीज़ें बदलने लगी थीं। जब से अम्मा अब्बा हमारे साथ शिफ्ट हुए थे, तब से ताया का रवैया एकदम बदलने लगा। पहले तो वह मेरे साथ बैठ के वक्त गुजारा करते थे, मुझसे अम्मा अब्बा और छोटे बहन भाइयों के बारे में पूछा करते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे जैन के साथ अम्मा अब्बा के घर भेजा करते। मगर जब अम्मा अब्बा आ गए तो वह एकदम से अजनबी हो गए। पहले तो सब मिलकर खाना खाया करते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सबका खाना भी अलग होने लगा था। बल्कि ताया और ताई तो अपने कमरे में ही खाना खाने लगे थे। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये सब इसलिए हो रहा था कि ताया की मसरूफियात बढ़ गई हैं और जैन भी काम से देर से आता था। मगर मैंने महसूस करना शुरू किया कि उनकी घर पर मौजूद होते हुए भी वह अब्बा और अम्मा का सामना न करते थे। बल्कि अगर कभी मैं अम्मा अब्बा के पास बैठी होती तो वह घर आते ही अपने कमरे में चले जाते। वह हमें नज़रअंदाज करके अपने कमरे की तरफ चले जाते और मैं बस उनको देखती रह जाती। मुझे उनके इस बर्ताव से बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी, क्योंकि वह मुझे तो नज़रअंदाज कर ही रहे थे, साथ ही मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाइयों को भी हकीर समझने लगे थे, जैसे वह उन पर एक बोझ बन गए थे। अब्बा ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि वह अपने घर वापस चले जाए, ताकि ताया और ताई का रवैया मेरे साथ पहले जैसा ही हो जाता। उनको लगा था कि शायद उनके आने की वजह से ताया ताई का रवैया मेरे साथ बदल गया था। मगर मैंने अपने तौर पर उनको समझाने की कोशिश की कि वह गलत समझ रहे थे। ताया और ताई तो अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हो गए थे कि उनके पास वक्त ही नहीं होता था कि वह किसी के पास 2 घड़ी के लिए बैठ जाए। मगर मेरी बात सुन के अब्बा तंज से कहने लगे, ऐसा तो होना ही था। वह मेरा भाई है, मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे तो लगा था कि शायद वह अपने बेटे की मोहब्बत में बदल जाएगा, मगर वह तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है। मुझे अब्बा की बातें बहुत अजीब लगीं, मगर अब्बा के एक जुमले ने मुझे अपनी जगह मुंजमद कर दिया। अब्बा कहने लगे, मुझे उसका खुद को नज़रअंदाज करना तो कबूल है, बस दुआ करो कि उससे ज़्यादा बुरा कुछ और ना हो। उस दिन के बाद से मैंने बहुत कोशिश की थी कि जैन को समझा सकूं कि वह ताया से बात करता, ताकि दोनों भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो रंजिशें थीं वह ख़त्म हो जातीं। मगर जैन ने मेरी किसी भी बात पर कभी ध्यान दिया ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि वह जैन वही था जो शादी से पहले और शादी के कुछ महीनों बाद तक
मेरे कहे बिना मेरे दिल की बातें जान लेता था, मगर फिर मेरे कुछ कहने का भी उस पर कोई असर ही नहीं होता था। अब्बा भी खामोशी से अपने कमरे तक महदूद हो गए थे, लेकिन मैं इस बात पर खुश थी कि जैन और उसके माँ बाप का रवैया मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ ठीक था। जैसे वह शादी से पहले उन दोनों का ख्याल रखता था, वैसे ही अब भी उनका ख्याल रख रहा था। सारा तो अक्सर रात गए तक मेरे कमरे में बैठी रहती, क्योंकि वह उस वक्त 10 साल की थी। इसलिए वह कभी कभार मेरे कमरे में सो भी जाया करती और जैन ने कभी बुरा माना ही नहीं। अदनान अम्मा के अलावा किसी के साथ न सोता, इसलिए वह शाम होते ही अम्मा के पास भाग जाता। बाकी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर घर के बड़ों में कोई भी एक दूसरे का सामना करने को तैयार न था। अब्बा को देख के मुझे लगता जैसे उनके दिल में कोई ऐसी बात थी जिसे वह किसी न किसी तरह कह ही नहीं पा रहे थे, मगर दिन बा दिन उनका डर बढ़ता जा रहा था। जब मुझसे अब्बा के ये बर्ताव बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब एक दिन मैंने अब्बा से पूछ लिया कि आखिर वह किस चीज़ से डरते थे। अब्बा खाली आंखों से मुझे तकने लगे और फिर कहने लगे कि उन्हें थाया से डर लगता है। वह दुश्मन तो बहुत जल्द बना लेते हैं, मगर दोस्त बहुत मुश्किल से बनाते हैं। जो उसका दुश्मन बन जाए, जब तक वह मर न जाए, उसको सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं वह उन्हें या उनकी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। मुझे अब्बा की बातों पर बहुत हैरानी हुई कि वह जिसके बारे में बात कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उनका सगा भाई था। भला वह उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते थे? और ताया भी, जो खुद हमें इस घर में लेके आए थे, तो फिर वह भला पुरानी दुश्मनी को दोबारा से ताज़ा क्यों करना चाहेंगे? मगर अब्बा कहने लगे कि ताया का रवैया हम बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि उन्होंने सिर्फ उनसे और अम्मा से ही तो बात करना छोड़ी थी। इसलिए वह मुतमईन थे कि वह हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर ये सब बहुत बड़ी भूल थी कि वह हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक रोज़ जब अम्मा और अब्बा अपने पुराने घर से कुछ सामान लेने गए, तो वहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक आग लग गई और किसी को कुछ समझ न आया कि वह आग कैसे लगी। वह आग मेरे उस छोटे से आंगन के साथ मेरी दुनिया, मेरे अम्मा अब्बा दोनों को भी राख कर गई। वह दोनों ही उस आग में झुलस कर जान से हाथ धो बैठे। मुझे लगा जैसे इस हादसे के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मुझे अपने दोनों बहन भाइयों सारा और अदनान को संभालना था, जिनका मेरे अलावा और कोई न था। फिर जैन व ताया थाई ने भी मुझे संभाला था। मैं नहीं जानती थी कि वह हादसा तो सिर्फ मेरी नई मुश्किलों की शुरुआत थी। मेरे अम्मा अब्बा ही तो मेरी कुल कायनात थे। वह ही तो थे जिन्होंने अपनी आंखों में हम बच्चों के लिए न जाने कौन कौन से ख्वाब सजा रखे थे, मगर वह आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। मुझे तो अपनी होश तक न थी। मैं सारा और अदनान को क्या संभाल देती? मगर इस मुश्किल वक्त में थाया ताई और जैन ही थे जिन्होंने मेरे बहन भाइयों का ऐसे ख्याल रखा जैसे मुझसे ज़्यादा वह उन्हें अजीज़ थे। जब मेरी तबीयत संभली तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि अदनान ताई से इतना मुनव्वस हो गया था कि वह ताई के साथ ही सोने लगा था, और सारा अक्सर ताई के साथ सो जाती और अक्सर जैन उसको हमारे कमरे में ले आता। मुझे खुशी थी कि सारा और अदनान अम्मा अब्बा का गम जल्द भूलने लगे थे। मैंने भी उन दोनों के लिए खुद में हिम्मत पैदा की थी और ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। अम्मा अब्बा के गुजर जाने के 3 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से थी। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही, मगर अम्मा अब्बा को सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने महसूस किया कि जैन भी परेशान रहने लगा था। जब मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे टाल मटोल कर दी और कहने लगा कि अब उसकी फैमिली बढ़ने वाली थी, इसीलिए वह परेशान हो रहा था। मगर मुझे नहीं लगता था कि उसकी परेशानी की वजह वही थी जो वह बता रहा था। मगर मैंने कुछ नहीं कहा। जब मेरी हमल 6ठे महीने में पहुंचा तो मेरा हमल जाया हो गया और मुझे उसकी वजह मालूम न हो सकी। जब मैं डॉक्टर के पास जाने का सोचा तो ताई ने मुझे ये कह के रोक दिया कि पहली हमल में अक्सर ऐसा होता है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओ, क्योंकि डॉक्टर तो तरह तरह की दवाइयाँ देकर
और भी नए मसाइल पैदा कर देते हैं। मैंने ताई की बात मान ली, क्योंकि जब से मेरा हमल जाया हुआ था, तब से जैन की परेशानी भी एकदम से कहीं गायब हो गई थी। मेरे दिल में तरह तरह के ख़यालात आते थे कि कहीं जैन ऐसा तो नहीं चाहता था कि हमारी यहाँ औलाद न होती। लेकिन फिर खुद ही मैं उन सब ख़यालात को अपने जहन से झटक दिया करती कि ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि वह तो मुझे बहुत प्यार करता था। भला वह ऐसा क्यों चाहेगा कि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी न देख सकें? मैं भी उस वाक़ये को एक हादसा समझ के भूल गई थी। उस हादसे के 5 महीने बाद फिर से मैं उम्मीद से हो गई और ताई ने भी मुझे हिदायत की कि मैं अपना ख़याल रखूं, ताकि पहले जैसा कुछ न हो। मैंने बहुत एहतियात करना शुरू कर दी। घर में तो कोई ज़्यादा काम न होता और काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे, इसलिए मेरी कोशिश होती कि मैं ज़्यादातर आराम ही करूं। सारा की उम्र उस वक्त 13 साल और अदनान की उम्र 8 साल थी जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। मेरी हालत की वजह से ताई दोनों बच्चों को ज़्यादातर अपने पास रखती थीं। सारा के रवैये में एक अजीब तब्दीली नज़र आई। वह चुप चुप सी रहने लगी और मेरे बुलाने पर मेरे पास भी न आती थी। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, तो वह ताई के कमरे की तरफ भाग जाती और ताई भी उसको खुद से लिपटा लेती। मुझे अपनी बहन के इस रवैये ने बहुत डरा दिया था कि आखिर वह मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। फिर मैंने महसूस किया जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पा रही थी। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली कि सारा से पूछ सकूं कि आखिर उसको क्या मसला था, जो उसकी आंखें हर वक्त सूजी हुई रहती थीं और वह मुझसे बच के भागने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन उसने तो जैसे अपने होंठ सी लिए थे। वह तो मुझसे न कुछ कहती थी, न कुछ बताती थी। मुझे अपनी बहन की हालत देख के उस पर बहुत दिलसोजी होती, क्योंकि वह दिन बा दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मुझे देखते ही ताई के पास भाग जाती। जब मैंने जैन से इस बात का जिक्र किया, तो उसने भी मुझे ये कह के टाल दिया कि वह सब मेरा वहम था। मैं तो अपनी बहन को, अपनी सारा को जानती थी। वह ऐसी तो न थी जैसे 3 से 4 महीने में हो गई थी। मैंने ताई से भी पूछने की बहुत कोशिश की कि सारा तो उनके बहुत करीब रहती थी, तो शायद उसने उनको ही कुछ ऐसा बताया हो जिससे मुझे उसके बदलते रवैये के बारे में कुछ मालूम हो जाता। मगर ताई ने भी मुझसे वही कहा जो जैन ने कहा था, कि वह सब सिर्फ मेरा वहम था। एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था, तब मैंने सारा को अपने पास बिठाया। मेरे पास बैठते ही वह हिचकियों से रोने लगी, मगर मैंने उसको प्यार से अपने सीने से लगाया और उससे पूछने लगी कि उसको ऐसा क्या हो गया था जो वह इतनी गमसुम रहने लगी थी और मेरे पास तक न आती थी। वह बहुत देर तक मुझे देखकर रोती रही। वह कभी मेरा माथा और कभी मेरे हाथ चूमती और कभी मेरी गोद में सर रख के रोने लगती, मगर जब कुछ बता ही नहीं रही थी। उसकी ये हालत देखे जब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उससे ये बर्दाश्त न हुआ और वह अपने नन्हे हाथों से मेरी आंखें साफ करते हुए जैसे ही मुझे कुछ बताने लगी, तो कमरे में जैन आ गया। वह उसको देख के कमरे से भाग गई। जैन भी मुस्कुराता हुआ उसको जाता हुआ देख रहा था। तब मुझे एक और बात का एहसास हुआ कि सारा जैन से डरने लगी थी, मगर आखिर क्यों? मुझे ये बात समझ ही न आई कि आखिर वह जैन से क्यों डर रही थी। वह तो सारा का बहुत ख्याल रखता था। मैंने तन्हाई में सारा से पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या जैन ने उसको मारा था या कुछ कहा था जो वह उससे डर रही थी, मगर वह डर कर यही कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं। मगर इसके बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि आखिर उसको क्या मसला था जो वह इस कदर बदल गई थी। वह तो चंद ही महीनों में अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। मुझे उसको देख के रोना आता था। उस दिन मेरे ऊपर एक कयामत टूट पड़ी जब एक दिन घर में कोई भी नहीं था और सारा दर्द से कराह रही थी। जब मैंने उससे वजह पूछी, तो अपने पेट पर हाथ रखते ज़मीन पर लोट-पोट होने लगी। बार बार कह रही थी, ईमान आपी, मेरे पेट में दर्द है, मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। मुझसे उसका इस तरह से तड़पना देखा न गया। जब मैं उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, तो उसने मुझे मना कर दिया और मुझसे दूर हटने लगी। मैं उसको कहती रही कि अगर वह इतनी तकलीफ़ में थी, तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलती।
मगर वह दोबारा कुछ बोली ही नहीं थी, जैसे किसी ने उसको बोलने से मना किया था। वह तो पहले की तरह एकदम खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में आया आंसुओं से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह किस कदर तकलीफ़ में थी, मगर मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार ही नहीं थी। जब वह दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई, तब मैंने खुद उसे उठा के हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और जैन को मैंने जानबूझ के खुद ही नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सारा जैन को एक बार फिर अपने सामने देख के भाग जाती। इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया था कि वह उससे डरने लगी थी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर मुझे कहने लगा कि उसके पेट में दर्द इसलिए था कि उसने हमल जाया करने वाली कोई दवा खा ली थी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं पत्थर की हो गई। घर आते ही मैंने उस पर चीखना शुरू कर दिया, तो इतनी सी उम्र में वह ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी। मगर वह खामोश हो गई और मेरी मार भी खाती रही, मगर कुछ नहीं बोली। तब मैंने उसके जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान देखे तो मैं एकदम से रुक गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह मुझसे कुछ छुपा रही थी और किसी भी कीमत पर मुझे बताने वाली नहीं थी। जब मैंने इस बारे में जैन से बात की, तो वह मेरी बात सुन के हंसने लगा और कहने लगा कि शायद मैं उसको गलत डॉक्टर के पास ले गई थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो वह ऐसी हरकत करती। अगले ही दिन मैं सारा को लेके जैन के साथ एक और डॉक्टर के पास गई, जिसने मेरे इस खदशे को गलत साबित कर दिया और कहने लगा कि वैसा कुछ भी नहीं जैसा मुझे पिछले डॉक्टर ने बताया था, बल्कि सारा ने तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द उठा था। मुझे तसल्ली तो न हुई, लेकिन मैं खामोशी से घर आ गई। इसके बाद मैंने सारा पर नज़र रखना शुरू कर दी कि आखिर उसके साथ क्या मसला था जो वह इस तरह का बर्ताव कर रही थी। उस वक्त मेरे हमल का 6ठा महीना शुरू हुआ था, जब मेरे सामने सारी हकीकत आ गई और मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। तब मेरे जहन में आया कि क्यों न सारा पर एक नज़र डाल लूं कि वह क्या कर रही थी। जब मैं सारा के कमरे में गई तो वह मुझे कहीं नज़र ही न आई। तब मुझे वॉशरूम की लाइट जलते हुए नज़र आई, तो मैं उसके दरवाजे के पास खड़ी होकर सारा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी, मगर अंदर से आती आवाज़ों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मुझे तो हैरत हो रही थी कि आखिर वह अंदर किसके साथ बातें कर रही थी। मैंने एक सुराख से अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देख के मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि वॉशरूम में जैन मौजूद था और सारा को बालों से पकड़कर कह रहा था कि अगर अगली बार तुमने ईमान को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को सचमुच मार दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा मर गए थे। मेरा सारा वजूद लरजने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने शौहर और अपनी बहन को एक साथ देखा था। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी, लेकिन मुझे वहाँ से जाना ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जैन को ये मालूम हो जाए कि मैंने उसको सारा के साथ देख लिया था। मैं गिरती पड़ती अपने कमरे में वापस आ गई और चादर में अपना मुंह छुपाकर घटी हुई आवाज़ में रोने लगी। मुझे लगा था कि शायद क़यामत आ गई थी और दुनिया फना होने वाली थी। मैं नहीं जानती कि मैंने वह रात कैसे गुजारी, लेकिन वह मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। उस रात मैंने अपने लिए मरने की दुआएं मांगी कि काश मुझे मौत आ जाती, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अगले दिन का सूरज तुल्लु हुआ और सब अपने अपने काम पर चले गए, तो मैंने कुछ सामान एक बैग में डाला और सारा के पास आई। मैं जानती थी कि सारा मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने उसको इतना ही कहा कि जैन का फ़ोन आया था और वह सारा को ऑफिस में बुला रहा था। जैन का नाम सुनते ही वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मैं सारा को लेकर अपने पुराने मोहल्ले गई और अब्बा के एक दोस्त के घर चली गई, जिनकी उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सारा को उनके पास छोड़ा था और ख़ुद एक बार फिर ताई के पास चली गई थी, ताकि वहाँ से अदनान को ले सकूं। मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को नॉर्मल किया था और ताई को यही बताया था कि मुझे अदनान के स्कूल में काम था, इसीलिए अदनान को साथ ले जाना ज़रूरी था।
ताई को शक भी नहीं हुआ था कि मैं क्या जान चुकी थी, इसलिए मैंने अदनान को अपने साथ लिया था और वापस चली गई थी। अब्बा के वह दोस्त आर्मी में रिटायर्ड थे, इसलिए मैं उनके घर खुद को महफूज समझ रही थी। मैंने सारा को सब कुछ बता दिया था और उससे पूछने लगी थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह मुझसे डर रही थी। जब सारा को यकीन हो गया कि वहाँ पर जैन नहीं आएगा, तब वह मुझे कहने लगी कि जैन उसको कभी कभार अपने दोस्तों के पास ले जाता था और उसके दोस्त उसके साथ गंदी हरकतें करते थे। मगर जैन ने उनको कभी मना ही नहीं किया था, बल्कि वह तो सारा को ही डराता रहा था कि अगर उसने इस बारे में अपनी बहन को कुछ भी बताया तो वह उसकी बहन को मार देगा। उसने सारा को ये भी कहा था कि हमारे अम्मा अब्बा को उसने और उसके बाप ने ही मारा था, क्योंकि उसका बाप वह पुरानी दुश्मनी कभी भूल भी नहीं सका था। और मुझे भी उस घर में सिर्फ इसलिए ब्याह कर ले जाया गया था ताकि वह अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सके। ये सब कुछ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था कि वह जैन जो मुझ पर जान छिड़कता था, मेरे आगे पीछे फिरता था, और वह ताया ताई जो मेरे वारी सदके जाते न थकते थे, वह इस कदर गंदी जहनियत के हामिल थे कि उन्होंने अपने सगे रिश्तों का ही लिहाज न किया था। जब मैंने सारा से पूछा कि उसने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया था, तो वह मुझे कहने लगी कि जैन उसको धमकी देता था कि अगर वह मुझे कुछ बताएगी तो वह मुझे और अदनान को भी मार देगा। मुझे लगा था कि शायद मैं ही अपनी बहन और अपने अम्मा अब्बा की मुजरिम थी, क्योंकि वह सब जैन की वजह से हुआ था। न मैं उसकी ज़िंदगी में जाती और न ही वह सब कुछ होता। तब मुझे अब्बा के डर की वजह समझ में आ गई थी। वह शायद अपने भाई को जानते थे, इसलिए इतने खौफज़दा रहते थे। मैंने अब्बा के दोस्त को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने ही जैन और उसके घर वालों के खिलाफ पर्चा करवाया था। उनकी बहुत पहुंच थी, इसलिए आज वह तीनों माँ बाप और बेटा जेल की सलाखों के पीछे मेरे माँ बाप के कत्ल और सारा के हरासमेंट की वजह से एक लंबी सज़ा काट रहे हैं। और मेजर अंकल ने मुझे यकीन दिलाया है कि वह कभी उन सलाखों से बाहर नहीं आ सकेंगे। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि खून के रिश्ते भी इस कदर खून के प्यासे लाइब